हाय बच्चों, कैसे आप लोग? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है क्या? मैं विजिबल हूं क्या? सो सॉरी, आई वाज इन डिफरेंट। अलग सा एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं उसमें था और वहां पे थोड़ा सा स्लाइट शेड्यूल डिले हो गया, तो इसलिए मैं यहां डिले हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। खैर, कल का लेक्चर कैसा था आप लोग को बताना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप अरे बेटा पहले इनऑर्गेनिक की बात करें। आप लोगों को यही दिक्कत है। अभी एक लेक्चर हुआ कोऑर्डिनेशन का, फिर लगता है यार सर मस्त पढ़ा रहे हो, आपसे ही पढ़ेंगे अब। अरे गधेरो, पूरा तो करो पहले इनऑर्गेनिक, फिर जाके फिजिकल ऑर्गेनिक के बारे में सुनेंगे। इधर आओ। टेस्ट का सिलेबस क्या है बेटे? इस बार शॉर्ट टेस्ट है। बहुत सही, किसी ने पूछ लिया टेस्ट का सिलेबस। बेटे आपके पास इस बार शॉर्ट टेस्ट है ना? याद है इस बार संडे को आपका शॉर्ट टेस्ट है। अगर शॉर्ट टेस्ट है बेटे, इसमें 12 क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल 12 क्वेश्चन आने हैं यार। 48 नंबर का टेस्ट है, बिल्कुल सही 48 नंबर का टेस्ट है, 48 मार्क्स का। सिलेबस क्या है यार? सिलेबस है इसका एमओटी, सिलेबस है इसका वीबीटी, सिलेबस है इसका हाइब्रिडाइजेशन, बस दैट्स इट। सिलेबस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेबस है वंडरवाल और सिलेबस है हाइड्रोजन। बेटा यही सिलेबस है, दैट्स इट, और कोई सिलेबस नहीं है। हो गया? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग लेक्चर। अमेजिंग लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले एक छोटे से रिवीजन के साथ, क्विक रिकैप के साथ। आज हम लोगों का बेसिकली गोल ऑफ द डे क्या होगा? आज गोल ऑफ द डे में हमारे पास होने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट या दिखाया कैसे जाता है। ठीक है ना? उसमें कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें, कहां सेंट्रल मेटल एटम, कहां लिगेंड आएगा, कहां कोऑर्डिनेशन नंबर, कहां ऑक्सीडेशन नंबर, और कौन स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है, वो सारे रिप्रेजेंटेशन बच्चों आज हम यहां पढ़ने वाले। टर्मिनोलॉजीज, जैसे मैंने बताया सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सराउंडिंग एटम लिगेंड्स क्या है, जैसे आपके पास आएगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सारी चीजें यहां पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन डिफरेंट बेसिस, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं। वो ये सारी चीजें आज हम गोल ऑफ द डे में कवर करेंगे। डीपीपी आपकी आज शाम में इस क्लास के बाद अपलोड होगी। रेडी है? डीपीपी आपके इस क्लास के बाद अपलोड होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चे, आइए इससे पहले हम बात करते हैं लास्ट वाले क्लास का रिकैप। रेडी सब लोग? एवरीबॉडी रेडी? चलिए, तो सर हमने पढ़ा था लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। अब सर इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ रहे थे, तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोई बताएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? तो मैंने इससे पहले आपको डबल सॉल्ट पढ़ाया था। पहले डबल सॉल्ट बता दो, डबल सॉल्ट बता दो। तो वैसे एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद तार तार हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, वो डबल सॉल्ट होते हैं। वैसे एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड विच ब्रेक्स डाउन कंप्लीटली इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन, वो पूरे तरह से टूट जाते हैं कंस्टिट्यूएंट आयंस में, उसी को कहते हैं हम डबल सॉल्ट। क्लियर है? अब देखो यहां आइएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चे क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो वैसे एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड विच डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन। डबल सॉल्ट का एकदम उल्टा है क्या? यहां पे आइए कि एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड जो सारे केटायन एनायन में, एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड विच डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक, which do not completely break into its constituent ions, into its constituent ions, वो सारे के सारे constituent ions में नहीं टूटते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी को बच्चे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसी को बच्चे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसी को बच्चे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है?
दिस इज हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। समझे? केमिस्ट्री जीरो है, क्या करें? अरे गधेड़ो, अगर सुनील दत्त जी केमिस्ट्री जीरो है तो पढ़ना चालू करिए कमेंट छोड़ के। अगर आप कमेंट छोड़ के पढ़ना चालू करेंगे तो केमिस्ट्री 0 से 1 पे जाएगी। वैसे क्या ही बताऊं मैं आपको, पढ़ने के अलावा सारी काम करेंगे तो केमिस्ट्री तो छोड़ो, फिजिक्स बायो और वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, आइए, बेसिक सॉल्ट में मोर देन 1 in 9 नहीं होता है, मिक्स सॉल्ट में होता है। आइए, तो डेफिनेशन नंबर 1 बच्चों क्लियर है कि सर डेफिनेशन नंबर 1, वैसे केटाइन या एनाइन विच डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि सर मैंने एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड याद है, FeCN ट्वाइस प्लस 4KCN। अगर मैंने इसको जोड़ा था तो आपके पास बना था FeCN ट्वाइस डॉट 4KCN, डॉट 4KCN, यही तो बना था। FeCN ट्वाइस डॉट 4KCN को जैसे ही बच्चे मैंने रीअरेंज किया, जैसे ही बच्चे मैंने रीअरेंज किया, ये क्या बन गया? जैसे ही मैंने रीअरेंज कर दिया, 4 पोटेशियम यहां पे। रीअरेंज करके कैसे बनता है वो बाद में पता चलेगा, रीअरेंज करके कैसे बनता है वो बाद में पता चलेगा, बट अभी इतना समझिए कि रीअरेंज होके ये बन रहा है। अच्छा सर, ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको पानी में डाला, जैसे ही बच्चे मैंने इसको वाटर यानी कि लिक्विड में डाला, सर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे बाहर वाली चीजें टूट जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें टूट जाती है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें नहीं टूटती हैं। अब देखो, यहां पे हमारे पास Fe+2 प्रेजेंट है, वहां नहीं है, देखो Fe+2 नहीं मिल रहा, यहां पे केवल पोटेशियम और ये वाला चीज मिल रहा है। तो आयरन यहां पे कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ, सारे केटाइन एनाइन में नहीं टूट रहा है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। डबल सॉल्ट में क्या हो रहा था? सारे केटाइन एनाइन में टूट जा रहा था, लेकिन एडिशन कंपाउंड में क्या है? सारे केटाइन एनाइन में नहीं टूट पा रहा है। अरे बात समझ में आई? जैसे सर यहां पे आपके पास Cn माइनस भी तो है, लेकिन ये Cn माइनस नहीं मिल पा रहा, तो सारे केटाइन एनाइन में नहीं टूट पा रहा है, यही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वैसे एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद पूरे तरह से ब्रेकडाउन ना हो जाएं, which do not completely break down into constituent ions, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे एक और बात आपको बताऊं, दूसरा डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 1 क्लियर है कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो हैं जो पानी में डालने के बाद पूरे केटाइन एनाइन में नहीं टूट पा रहे, which do not completely break into constituent केटाइन एनाइन। ठीक है, एक एग्जांपल नंबर 2 भी बेटा यहीं पे बता देता हूं, फिर डेफिनेशन नंबर 2 पे जाएंगे। एग्जांपल नंबर 2 बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 2 याद करो, आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि सर अगर मैं CuSO4 प्लस 4 अमोनिया को मिला देता हूं, CuSO4 प्लस 4 अमोनिया को मिला देता हूं, क्या बनेगा? CuSO4 और 4 अमोनिया को मिला देता हूं, बनेगा CuNH3 4, CuNH3 4 और ब्रैकेट के बाहर मिलेगा आपके पास SO4। सर CuNH3 4 SO4, वो यार बार बार रीअरेंज करना, वो सब दोबारा नहीं लिख रहा हूं, कल ऑलरेडी लिख दिया है। अब देखो ये सारा एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड है, लेकिन लेबोरेटरी में पाया गया, जैसे ही मैंने बेटे इसको पानी में डाला, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, डब्बे के अंदर वाला तो नहीं टूटता है। अभी बताऊंगा क्यों। डब्बे के अंदर वाला तो नहीं टूटता है, डब्बे के बाहर वाला टूट जाता है। सर डब्बे के अंदर वाला तो नहीं टूटता है और डब्बे के बाहर वाला तो टूट जाता है। देखो यहां पे डब्बे के अंदर वाला जैसा था वैसा है, डब्बे के बाहर वाला टूट गया। डब्बे के अंदर वाला जैसा था वैसा है, डब्बे के बाहर वाला टूट गया। अब यहां पे कहानी फिर से आई, सर यहां Cu+2 है ना, यहां नहीं है, यहां Cu+2 कहां मिल रहा है? यहां तो Cu+2 जो डब्बे के अंदर है वो तो मिला ही नहीं। यहां देखो SO4 - 2 है ना, तो यहां डब्बे के अंदर यहां SO4 - 2 तो मिल रहा, लेकिन यहां देखो अमोनिया अलग अलग से मिल रहा है ना, अमोनिया अलग से नहीं मिल रहा। तो सारे केटाइन एनाइन में जो नहीं टूटे वही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है।
भाई सारे केटाइन एनायन में टूट जाता तो डबल सॉल्ट हो जा रहा था, सारे केटाइन एनायन में नहीं टूट रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो रहा है। एक और एग्जांपल, ऐसे कैसे छोड़ दें, एक और एग्जांपल करा देते हैं। NaAgCN ट्वाइस, NaAgCN ट्वाइस, अगर याद हो तो यही हमारा तीसरा एग्जांपल था लास्ट डे का। अगर मैंने इसको वाटर डाला, अगर मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो मुझे बताओ कौन सा केटाइन मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। तो यार जो डब्बे के बाहर है वो तो मिल जाएगा, Na+ तो मिल गया, लेकिन डब्बे के अंदर जो है Ag नहीं मिल रहा, डब्बे के अंदर Ag नहीं मिल रहा, AgCN ट्वाइस ये दोनों के दोनों नहीं, Ag+ और CN- नहीं मिल रहा है, Ag+ और CN- बेटे नहीं मिल पा रहे। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे एडिशन या मोलिक्यूलर कंपाउंड है जो 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 सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में नहीं टूट रहे, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में नहीं टूट रहे, गिवन कि सर विच डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर लिखो इन वाटर, इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर लिखो इन वाटर, ठीक है ना। पानी में डालने के बाद सारे केटाइन एनायन में नहीं टूट पा रहा, पानी में डालने के बाद अगर सारे केटाइन एनायन में नहीं टूट पा रहा, वही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया सर, तीनों एग्जांपल भी हो गए सर। डेफिनेशन नंबर 2 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे। डेफिनेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही बेटे, डेफिनेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ कि सर डबल सॉल्ट में मैंने क्या लिखाया था, कहां स्टेबल है कहां अनस्टेबल है? बेटे डबल सॉल्ट में मैंने लिखाया था कि कहां स्टेबल है कहां अनस्टेबल है। मैंने लिखाया था कि डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड में तो स्टेबल है बट एक्वस में स्टेबल नहीं है। डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड में तो स्टेबल है बट एक्वस में स्टेबल नहीं है। भाई 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 इधर, डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड में तो स्टेबल है बट एक्वस में स्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्वस मीडियम में डाल रहे थे डबल सॉल्ट टूट जा रहा था, एक्वस सॉल्यूशन में सारे केटाइन एनायन अलग अलग हो जा रहे थे, तो जो टूट गया इसका मतलब वो अनस्टेबल है। लेकिन 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 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पानी में डालने के बावजूद नहीं टूट रहा। यार थोड़े बहुत टूटे हैं, सारा थोड़ी टूट गया, इसका मतलब थोड़ा बहुत बचा रह गया ना। इसका मतलब सॉलिड में भी नहीं टूट रहा और एक्वस में भी पूरी तरह से नहीं टूट रहा, मतलब सॉलिड भी तो स्टेबल है ही है, एक्वस में भी स्टेबल है। डबल सॉल्ट केवल सॉलिड में स्टेबल था, कोऑर्डिनेशन तो पानी डालने के बाद भी नहीं टूट रहा, मतलब स्टेबल है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल इन बोथ, coordination compound is stable in both solid and aqueous medium. Coordination compound is stable in both solid and aqueous medium. बोलो क्लियर है क्या? Coordination compound is stable in both solid and aqueous medium. This is how, this is coordination compound. जो coordination compound है वो आपका बेटे स्टेबल है कहां पे? दोनों मीडियम में, क्योंकि सॉलिड में तो टूटता ही नहीं है ना, डबल सॉल्ट नहीं है। एक्वस में डबल टूट जाता है, एक्वस में डबल सॉल्ट अनस्टेबल है, बट ये तो एक्वस में भी नहीं टूट रहा, तो ये एक्वस में भी स्टेबल है। बहुत अच्छा। अब डेफिनेशन नंबर 3 पे आते हैं। वहां पे डबल सॉल्ट में डेफिनेशन नंबर 3 क्या था? बेटे ये सारे स्टेटमेंट टाइप पूछ लिए जाते हैं। मैं बार बार आपको एक चीज के 10-10 डेफिनेशन लिखाने का क्या मतलब है? एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, हर तरीके से समझ लो। दूसरा, ये हर चूज द करेक्ट ऑप्शन, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, इनमें ये सवाल भर भर के पूछे जाते हैं बेटे। आइए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो स्टेबल है दोनों सॉलिड और एक्वस मीडियम में। तीसरा चीज जो मैं समझाने वाला हूं, गौर से समझिएगा। पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता हूं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड individual ions lose their identity. In coordination compound, individual ions lose their identity.
इंडिविजुअल आयंस जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ यार, जबकि डबल सॉल्ट में लिखा था कि इंडिविजुअल आयंस की आइडेंटिटी लूज नहीं होता है। ठीक है ना, अभी ये नहीं समझ आएगा, मैं आपको अपनी तरफ से बोल देता हूं, ये नहीं समझ आएगा डेफिनेशन 3, लेकिन अगले 2 मिनट में ये समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, अगर पेन कॉपी नीचे और मेरी तरफ देखेंगे तो। पेन कॉपी नीचे और मेरी तरफ देखना स्टार्ट करिए। क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूं? हाँ स्मार्ट लग रहा हूं। चलिए अब स्मार्ट बोर्ड की तरफ देख लेते हैं। आ जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंडिविजुअल आयंस लूज देयर आइडेंटिटी। इधर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बनाओ डबल सॉल्ट और राइट हैंड साइड बना दो बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेफ्ट हैंड साइड बना दिया डबल सॉल्ट और राइट हैंड साइड बना दिया बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डबल सॉल्ट, और राइट हैंड साइड क्या है बेटे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल बताओ भाई डबल सॉल्ट का, एक एक एग्जांपल लेंगे दोनों साइड और ये डेफिनेशन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, यहां भी और वहां भी। एक एग्जांपल बताओ तो डबल सॉल्ट के एक नहीं 3 एग्जांपल कल बताए थे। कौन कौन मुझे पहले पहले कमेंट में बता रहा है डबल सॉल्ट के 3 एग्जांपल्स? वेरी पॉपुलर, फॉर्मूला भी याद करने को बोला था, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, जल्दी बता दीजिए। सर कार्नालाइट बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। आइए कि सर कार्नालाइट होता है क्या? बिल्कुल सही। पोटासेलम भी आ गया, बहुत अच्छा। एक और मोर्स सॉल्ट, बहुत सही। तो 3 एग्जांपल्स वर कार्नालाइट, KCl.MgCl2.6 वाटर, पोटासेलम K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24 वाटर, तीसरा मोर्स सॉल्ट FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6 वाटर। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैं कार्नालाइट का एग्जांपल ले लेता हूं, KCl.MgCl2.6 वाटर, यही कार्नालाइट है। अब इस डबल सॉल्ट को पकड़ के पानी में डाल दो। अरे अरे अरे, इस डबल सॉल्ट को पकड़ के पानी में डाल दो, क्या होगा? डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि सर ये टूट जाएंगे। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, पता नहीं आगे का, दिल ऐसे, इसका दिल टूट जाएगा बेटा पानी में। मतलब सारे केटायन एनायन अलग हो गए, एक पोटेशियम था एक अलग हो गया, एक मैग्नीशियम था बेटे वो भी अलग हो गया बेचारा, 3 क्लोरीन थे बेटे वो भी अलग हो गए यार। तो जितने केटायन एनायन थे सारे के सारे अलग हो गए। डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी ही यही थी, ये डबल कैरेक्टर शो कर रहा है। सॉलिड में तो स्टेबल है, एक्वस में तो अनस्टेबल है। सॉलिड में नहीं टूटता है, एक्वस में भी नहीं टूटता है। अरे यार समझ आ रहा है कि नहीं? बाबू समझ आ रहा है? सोना नहीं बुलाऊंगा बस, बाबू तो ठीक है। हेलो, जितने भी केटायन एनायन सारे अलग हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने सुना है K4FeCN6 एग्जांपल। सुना सुना सा लग रहा है या सुना हो गया? अरे सुना सुना सा लग रहा है, पिछले स्लाइड पे लिखा था। अब जैसे ही बेटा मैंने इसको पानी डाला तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टूटता नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जैसी थी वैसी ही रहने वाली है। कौन? ये वाली चीज यार, ये जैसी थी वैसे ही है। बड़ी लॉयल है यार, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लॉयल है। ये टूट गई यार, बिखर गई, डबल सॉल्ट। तो कभी भी बने जिंदगी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने, डबल सॉल्ट ना बने। ये पानी देखते ही टूट गई, साथ छोड़ दिया इसने, लेकिन ये पानी देखने के बाद भी स्टेबल है, टूटी नहीं है। आइए फिर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बाहर है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर वो देखो चार पोटेशियम है, एक पोटेशियम का +1, 4 पोटेशियम का +4, तो 4 पोटेशियम +4 चार्ज बाहर बना रहे हैं। अब 4 पोटेशियम इंटू +1 इंटू +4 बन रहा है। इस +4 को स्टेबल करने के लिए -4 वहां पड़ा है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं जो पूछ रहा हूं मेरी तरफ देखेंगे, वरना ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। ध्यान से इधर देखिए भाई, यहां पे रिएक्टेंट साइड में कौन सा केटायन है? K+। रिएक्टेंट साइड में कौन सा केटायन है? Mg+2। रिएक्टेंट साइड में कौन सा एनायन है? Cl-, है ना? यहां पे रिएक्टेंट साइड में याद है ये कैसे बना था? सर ये बना था FeCN2, या नीचे लिख लेते हैं, ये कैसे बना था भाई? ये बना था
FeCN ट्वाइस प्लस 4KCN बना था कि नहीं यार? इसी को तो ऐड करके रीअरेंज करके ये बना था। हाँ सर। अब इसमें कौन कौन से केटायन है साहब? Fe+2। इसमें कौन कौन सा केटायन है K+? इसमें कौन कौन सा एनायन है Cn-। अब ध्यान दीजिए, डबल सॉल्ट का मैंने पहले रिएक्टेंट में केटायन लिख दिया और प्रोडक्ट में भी K+ है, Mg+2 Cl- है। हाँ या ना? डबल सॉल्ट की खास बात है कि जो केटायन एनायन रिएक्टेंट में है वही केटायन एनायन प्रोडक्ट में है। भाई यहां पे लिख दो, डबल सॉल्ट की खास बात है कि केटायन स्लैश एनायन इन रिएक्टेंट, केटायन स्लैश एनायन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू केटायन स्लैश एनायन इन प्रोडक्ट। अरे बोलो, जितना केटायन एनायन जो भी केटायन एनायन रिएक्टेंट में है वही केटायन एनायन प्रोडक्ट में है। जो केटायन एनायन रिएक्टेंट में है वही केटायन एनायन प्रोडक्ट में है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन क्या ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है? अरे नहीं यार, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तो केटायन एनायन नहीं है। देखो यहां पे Fe+2 है, Fe+2 मिलेगा ही नहीं। यहां तो क्या मिल रहा है? यहां तो केवल पोटेशियम और ये पूरा -4। Fe+2 फ्री नहीं है, नहीं मिल रहा। अच्छा, Cn- फ्री नहीं है, नहीं मिल रहा। इसमें क्या है सर? इसमें केवल पोटेशियम मिल रहा है यार। Fe+2 नहीं मिल रहा, Cn- नहीं मिल रहा, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बेटा केटायन स्लैश एनायन इन रिएक्टेंट, केटायन स्लैश एनायन इन रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू केटायन स्लैश एनायन इन प्रोडक्ट। केटायन स्लैश एनायन इन रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू केटायन स्लैश एनायन इन प्रोडक्ट। अरे बोलो बेटा, एकदम सही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। केटायन स्लैश एनायन इन रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू केटायन स्लैश एनायन इन प्रोडक्ट। केटायन या एनायन इन रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू केटायन या एनायन इन प्रोडक्ट। एकदम सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या? अब यही तो बात डेफिनेशन 3 है कि यहां पे जैसा केटायन एनायन था वैसा ही केटायन एनायन बाद में भी है। इसका मतलब केटायन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं किया। अरे इधर आओ यार, सब लोग करीब आओ, थोड़ा सुनो गौर से। डबल सॉल्ट में जैसा केटायन एनायन रिएक्टेंट में है वैसा ही केटायन एनायन प्रोडक्ट में है। इसका मतलब जैसा था वैसा ही है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं किया। और यही तो डेफिनेशन 3 है कि यार इन डबल सॉल्ट केटायन एनायन डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। एमसीक्यू पूछा है भाई जेईई मेंस में। इन डबल सॉल्ट केटायन एनायन डू नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी। कहे कि केटायन एनायन जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इधर आओ, थोड़ा और समीप, थोड़ा और करीब आओ, यहां जाओ। केटायन एनायन जो रिएक्टेंट में है और केटायन एनायन जो प्रोडक्ट में है वो अलग है। तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया। जो केटायन एनायन रिएक्टेंट में था वो केटायन एनायन प्रोडक्ट में है ही नहीं। यहां पे केटायन एनायन लूज देयर आइडेंटिटी। डेफिनेशन नंबर 3 पढ़ो ना। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंडिविजुअल आयन लूज देयर आइडेंटिटी। मैं कह रहा हूं इस पे सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान दीजिए। जब भी कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होगा मैं ढालूंगा यह सवाल। समझ में आ रहा है? वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। भाई डबल सॉल्ट में केटायन एनायन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है, जैसा रिएक्टेंट में है वैसा ही प्रोडक्ट में है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है क्योंकि जैसा प्रोडक्ट में है वैसा रिएक्टेंट में नहीं है। एकदम बढ़िया। अरे भक्तों, बात ठीक है क्या? गुरु की बात आपको समझ में आई? अच्छे से आ गई है? आगे बढ़ सकते हैं। आइए भाई साहब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। क्यों करेंगे पहले बता देते हैं। आपके मन में यह सवाल उठा होगा, अरे अरे लल्ला इधर इधर इधर, अभी दिल आग बाद में, इधर इधर इधर, आज मैं जोश में हूं, पढ़ा डालूंगा सब कुछ, इधर आओ। यार आपके मन में यह सवाल नहीं आया
यार ये टूटता क्यों नहीं है, ऐसा क्या खास है इसमें कि ये नहीं टूट रहा? भाई ये तो टूट गए थे, ये तो सारे केटायन एनायन में टूट गए थे ना। अरे इसमें क्या खास बात है कि नहीं टूट रहा? ऐसा क्या हुआ इसमें कि नहीं टूट रहा? तो अब पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेशन, अब पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले अब इतना पता चल चुका है कि सर K4FeCN6, K4FeCN6 ये कुछ इस तरीके से K4FeCN6 है ना, K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। सर इसमें जैसे ही मैंने पानी में डाला क्या हो रहा है, 4 पोटेशियम प्लस FeCN6 -4, 4 पोटेशियम FeCN6 -4 हो रहा है। ओके, हमने बोलने को तो बोल दिया कि यार ये नहीं टूट रहा, हमने बोलने को बोल दिया कि ये नहीं टूट रहा, ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों कहने को आ रहा है कि यार ये नहीं टूट रहा? आओ समझते हैं। इसमें लगता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सिखाएंगे भी, दिखाएंगे काहे नहीं टूट रहा कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग रहा है यहां पे। क्यों नहीं टूट रहा? बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आयरन बेचारा बीच में आ जाता है, जो सबसे पहला है वो बीच में आता है। कैसे बॉन्डिंग होता है मैं बता देता हूं, वैसे ये टॉपिक बाद का है लेकिन समझिए ये क्यों नहीं टूट रहा है कि 6 साइनाइड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 6 साइनाइड जो है बेटे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। 6 साइनाइड आयन मिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 साइनाइड आयन बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। बोलना हल्के हल्के एकदम कमेंट में, बेटा 6 साइनाइड आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। बोलो एकदम क्लियर है क्या? 6 साइनाइड आयन मिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 के 6 साइनाइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। 6 साइनाइड आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। बोलो एकदम क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ है ना? 6 साइनाइड आयन मिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसलिए नहीं टूटता है। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि कैसे ये इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब है इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी लिखा हो इसका अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। बेटे क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं CuNH3 4SO4, CuNH3 4SO4, ये एग्जांपल नंबर 2। जैसे ही बेटा मैंने पानी में डाला, ध्यान दीजिए सर ये डब्बा तो नहीं टूटता है, ये डब्बा जो है वो नहीं टूट रहा है। अरे 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 अरे, ये डब्बा नहीं टूट रहा है, क्या टूटता है? ये डब्बा ऐसे कैसा है? अब बताओ मुझे, आज के बाद कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं टूटता, कहे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कैसे? जो मेटल है, मेटल बेटे जो मेटल है वो सेंटर में आता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, आगे बताएंगे। जो मेटल है उसको बीच में रखो और चारों तरफ से 4 अमोनिया आ जाएगा, तो चारों तरफ से 4 अमोनिया बनाने का तरीका यही तो है बेटे। स्क्वायर फॉर्म में चारों तरफ से 4 अमोनिया बन गया, चारों तरफ से 4 अमोनिया बन गया बेटे, चारों तरफ से 4 अमोनिया बन गया बेटे, चारों तरफ से 4 अमोनिया बन गया। हाँ है ना? तो चारों तरफ से बेटे 4 अमोनिया बन गया है, +2 है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा जादू थोड़ी होता है कि नहीं टूटेगा, नहीं नहीं नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्क्वायर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है किसके किसके बीच में? मेटल, और इसको लिगेंड बोलते हैं, वो आगे समझाएंगे, आगे समझाएंगे। एग्जांपल नंबर 3 आपको बताते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन का। एग्जांपल नंबर 3 CuNH3 4Cl2। एग्जांपल नंबर 3 CuNH3 4Cl2, CuNH3 4Cl2, this is representation of coordination compound. CuNH3 4Cl2, this is representation of coordination compound। आप मुझे बताओ, इसके बाहर आप Cl लगा दो, आप मुझे बताओ कि मैं इसको पानी में डालूं तो ये क्या होगा, कमेंट में, ठीक है? वैलेंस -4 नहीं समझ आ रहा कैसे हुआ, -4 कहां हुआ यार? -4 कहां हुआ? ये वाला? अरे यार इधर आओ,
इधर आओ, मेरे पास आओ यार। यहां पे K4 लिखा है, ग्रुप 1 है इसलिए +1 चार्ज होगा। ग्रुप 1 पे +1 चार्ज है, ग्रुप 2 पे +2 चार्ज होता है हमेशा। अब ग्रुप नंबर 1 है तो +1 चार्ज है। ऐसे ऐसे 4 पोटेशियम है तो क्या टोटल बेटा +4 चार्ज हो जाएगा? हाँ। अब टोटल +4 चार्ज है तो सामने वाले पे -4 जाएगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। टोटल बाहर +4 है तो सामने वाले -4 जाएगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। इसीलिए बेटा -4 लगाया गया। और कुछ? और कुछ? Fe की वैलेंसी, बेटा वैलेंसी अभी नहीं समझा पाऊंगा, वो तो बॉन्डिंग में समझाऊंगा। अभी तो मैं बस ऊपर ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक समझा रहा हूं। बॉन्डिंग, वैलेंसी, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना वो सब बताऊंगा। ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है। ठीक है? टर्मिनोलॉजी का मतलब है, अभी आगे बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी बताते हैं, पहले ये लिखिए। आप जैसे पानी में डालोगे तो क्या होगा? सबसे पहले सर +2 और -2 कहां से आ गया? बहुत बढ़िया बेटे, यहां आइए बेटा। सल्फेट आयन SO4 पे कितना चार्ज होता है? सर सल्फेट आयन, देखो जब भी आपको चार्ज देखना है, जब भी आपको चार्ज देखना है, ब्रैकेट से बाहर पहुंचो। इधर आओ सब लोग, इधर आओ सब लोग। जब भी आपको चार्ज देखना है, ब्रैकेट से बाहर पहुंचो। ब्रैकेट से बाहर दिख रहा है आपको? ब्रैकेट से बाहर 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे +1, 4 पोटेशियम पे +4। इसका मतलब सामने वाले पे -4 आएगा। न्यूट्रल करना है किसी भी तरह। तो ब्रैकेट से बाहर हमने देखा, ब्रैकेट से बाहर क्या है? सर ब्रैकेट से बाहर 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे +1, 4 पोटेशियम पे +4, एक पोटेशियम पे +1, 4 पोटेशियम पे +4, तो सामने वाले पे -4 आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन में सर ब्रैकेट से बाहर देखो, एक SO4 पे -2 होता है। भाई आपने सुना है ना H2SO4, तो SO4 पे -2 चार्ज होता है ना। 2 हाइड्रोजन हटा दो। चार्ज कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन हटा दो। चार्ज कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन हटा दो। तो एक SO4 पे -2 होता है, एक SO4 पे बेटा -2 होता है, तो सामने वाले पे +2 देंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। एक SO4 पे -2 हो रहा है तो सामने वाले पे +2 देंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। एकदम सही है। कितने चार्ज है कैसे पता चलेगा? बेटे चार्ज पता चलता है आपको आगे लिगेंड्स में पढ़ा देंगे। ठीक है? वैसे पढ़ाना नहीं है, बट पढ़ा देंगे आपके लिए। ठीक है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे आओ बेटे, आपको पानी में देखना है। अब चार्ज कैसे डिसाइड करें? इतना पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटेगा, ब्रैकेट के बाहर वाला टूट जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटेगा, ब्रैकेट के बाहर वाला टूट जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर वाला टूट के क्या बनाएगा? बेटे ब्रैकेट के बाहर वाला टूट के Cl- बनाता है। क्यों? अरे यार सर, ये ग्रुप 17 है और ग्रुप 17 पे -1 चार्ज आता है। ये ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 पे -1 चार्ज आता है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर -1 है तो ब्रैकेट के ऊपर +1 आएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर -1 है तो ब्रैकेट के ऊपर +1 आएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर -1 है तो ब्रैकेट के ऊपर +1 आएगा। CONH3 4Cl2। समझ में आया चार्ज कैसे लिख रहे हैं? समझ में आया चार्ज कैसे लिख रहे हैं? अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि सर ये टूट क्यों नहीं रहा? ये टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा? सर सेंटर में बेटा CO आ जाएगा, कोबाल्ट। सर 4 अमोनिया है, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा और चौथा ऐसा। 4 अमोनिया है। 2 क्लोरीन भी है, एक बेटा ऊपर और एक बेटा नीचे, तो क्या हो जाएगा? 4 अमोनिया तो हमने ऐसे लगा दिया, सिमेट्रिकली 4 अमोनिया लगा दो, और बचे हुए 2 क्लोरीन वो भी बेटा Cl और Cl लग गए। इस तरह से आपके पास क्या आ गए? दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। चार्ज कैसे डिसाइड किया? चार्ज डिसाइड करने के लिए ब्रैकेट के बाहर देखो, ग्रुप 17 पे -1 आता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल सही है। एक लास्ट एग्जांपल NaAlOH4। एक लास्ट एग्जांपल बेटा यहां पे, एग्जांपल नंबर 4 NaAlOH4। बोलो समझ में आया? पानी डालने के क्या होगा?
पानी डालने पे क्या होगा? तो बेटा ब्रैकेट ऐसा कैसा रह जाएगा, ब्रैकेट के बाहर वाला टूट जाएगा। आप ऐसा याद रखें, घर के अंदर वाले नहीं टूट पाएंगे। ऐसा याद रखें बेटा, घर के अंदर वाले नहीं टूट पाएंगे, घर के अंदर वाले नहीं टूट पाएंगे, घर के बाहर वाले टूट जाएंगे। घर के अंदर वाले नहीं टूट पाएंगे, घर के बाहर वाले टूट जाएंगे। घर के अंदर वाले नहीं टूट पाएंगे, घर के बाहर वाले टूट जाएंगे। घर के अंदर वाले नहीं टूट पाएंगे, घर के बाहर वाले टूट जाएंगे। बेटे घर के अंदर वाले नहीं टूट पाएंगे, लेकिन घर के बाहर वाले अरे टूट जाएंगे। अरे बोलो, अरे 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 समझ आ रहा है क्या? +1 -1 बताऊं? इधर देख भाई, +1 -1 बताने जा रहा हूं। इधर देखो थोड़ा, ब्रैकेट के बाहर कौन है? सोडियम। ग्रुप 1 का है, +1 है, सामने -1 जाएगा। ग्रुप 1 का है, +1 है, सामने -1 जाएगा। बोलो ना, समझ में आया ना? किस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाएं, कैसे पता चलेगा? अभी देख लो एक बार, इधर आओ। अब ध्यान दो मेरी तरफ। सुनील दत्त जी केमिस्ट्री समझा के मानूंगा। सुनील दत्त जी ने कहा केमिस्ट्री 0 है, कैसे करें? समझा के छोड़ूंगा। इधर आओ, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कैसे पता? हमें अपने आप ऐसे थोड़ी बना दिया, नहीं, इसका रूल है। कैसे सर? इस ब्रैकेट में जो सबसे पहले है मेटल, ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में जो सबसे पहले है मेटल, उसको बीच में रखते हैं। इस ब्रैकेट में जो सबसे पहले है उसको बीच में रख दिया। इस ब्रैकेट में जो मेटल है उसको बीच में रखते हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए जी, इधर देखिए, इस ब्रैकेट में जो बीच मेटल है उसको बीच में रखते हैं। इस ब्रैकेट में जो मेटल है उसको बीच में रखते हैं। तो मेटल है, बीच में रख दिया। अब क्या करते हैं, बचे हुए जो है मेटल को छोड़ के, मेटल को छोड़ के 4 OH हैं, वो चारों OH कोऑर्डिनेट बनाते हैं। भाई कोऑर्डिनेट बनाते हैं ऐसे, हमेशा मेटल को देंगे, हमेशा बीच वाले मेटल को मिलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो हमेशा इसकी तरफ रखता है। कितने OH है? 4 OH हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अरे बेटा क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? NaOH होल 4, लल्ला लल्ला बेटा, बेटा बोलो ना, समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे पूछता है? तो बेटा 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको 12 लेक्चर पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे। समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पानी में डालने के बाद ब्रैकेट के बाहर वाला टूट जाता है, ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे? ये जो मेटल है उसको बीच में, और बाद बाकी सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको लोन पेयर देते हैं। बढ़िया। एल्युमिनियम बीच में है ना बेटा? अच्छा एल्युमिनियम आएगा, कोबाल्ट लिखिए, गलत। एल्युमिनियम आएगा बेटा, बिल्कुल सही आपने बोला, एल्युमिनियम आएगा। जो भी मेटल है उसको बीच में रख दो, ठीक है? जो भी मेटल है बेटा उसको बीच में रख दो। अरे भक्तों क्लियर है क्या? चलिए तथास्तु, आगे बढ़ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद टर्मिनोलॉजी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद आते हैं टर्मिनोलॉजी। पहले मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, फिर टर्मिनोलॉजी बताता हूं। पहला एग्जांपल है K4FeCN6, K4FeCN6, दिस इज कंपाउंड नंबर 1। फिर आ जाएंगे CuNH3 4SO4, CuNH3 4SO4, ये हो गया दूसरा कंपाउंड। बोलो क्लियर है क्या? CuNH3 4SO4, बोलो एकदम सही है। K4FeCN6, CuNH3 4। अब इधर आइए, मेरी तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं इसमें 2 टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले, अगर मैं इसको पानी में डालूं, आयन कौन बन रहा है? और अगर मैं इसको पानी में डालूं तो आयन कौन बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, इधर मेरी तरफ, अगर मैं इसको पानी में डालूं तो आयन कौन बन रहा है, और अगर मैं इसको पानी में डालूं तो आयन कौन बन रहा है? तो क्या आप सबका जवाब यही है कि सर जो डब्बे के बाहर है वो आयन बन जाएगा? यहां पे ये चारों पोटेशियम आयन बन जाएंगे, यहां पे SO4 -2 आयन बन जाएगा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है वो आयन बन जाएगा। सबका जवाब यही है। अभी हम यही करके आ रहे हैं। ओके सर, जो डब्बे के बाहर है वो आयन बन जाएगा, जो डब्बे के बाहर है वो आयन बन जाएगा। क्या कमाल का है। अच्छा, पानी में डालने के बाद ये इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन, पानी में डालने के बाद इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन। यहां तक ठीक है?
इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन सर 4K+, 4 पोटेशियम अलग हो जाते हैं, चारों पोटेशियम आयन बन जाते हैं। तो जहां से आयन बन रहा है ना, जहां से आयन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन स्फीयर। इस पूरे कंपाउंड में जहां से आयन क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो टर्मिनोलॉजी नंबर 1 क्लियर हुआ। आयोनाइजेशन स्फीयर हम किसको कहेंगे? टर्मिनोलॉजी नंबर 1 क्लियर हुआ कि बेटे आयोनाइजेशन स्फीयर हम किसको कहेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब होता है कि पूरे कंपाउंड का वो पार्ट जहां से आयन क्रिएट हो रहा है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन, आयोनाइजेशन स्फीयर। हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? कौन किस ग्रुप का है कैसे पता करूं? 9th क्लास। नेक्स्ट, यहां पे आते हैं बच्चों कि सर ये जो ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, घर के बाहर है, क्या वही आयन में कन्वर्ट होता है? यस, इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन। भाई जो ब्रैकेट से बाहर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, वो सारे के सारे आयन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन। अब आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटा आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको हम बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर। बहुत सही, ठीक है? इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन, दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। हाँ या ना बोलो, क्लियर होगा? क्लियर है? तो भाई आयोनाइजेशन स्फीयर क्लियर हुआ। व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर? सर आयोनाइजेशन स्फीयर, that part of coordination compound which gets converted to ion in aqueous solution। भाई इससे ध्यान दो मेरी तरफ। आयोनाइजेशन स्फीयर का डेफिनेशन कैसे लिखूं? वो वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पानी में डालने के बाद आयन में कन्वर्ट हो जाए। वो वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पानी में डालने के बाद आयन में कन्वर्ट हो जाए, वही तो आयोनाइजेशन स्फीयर है। व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर? व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर? चलिए लिखिए फटाफट से। पहला नंबर डेफिनेशन आता है व्हाट इज, टर्मिनोलॉजी पहला आ जाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। पहला टर्मिनोलॉजी आ जाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है? तो आयोनाइजेशन स्फीयर में आएगा दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आयोनाइजेशन आएगा दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which gets converted to ion, that part of which gets converted to ion in aqueous solution, which gets converted to ion in aqueous solution, that part of coordination compound which gets converted to ion in aqueous solution is called ionization sphere। इसको हम क्या बोलते हैं? is called ionization sphere, is called ionization sphere। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ है? आयोनाइजेशन स्फीयर क्लियर हुआ है क्या? बोलो जल्दी से। पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखेगा, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच गेट्स कन्वर्टेड टू आयन। जल्दी करें, जल्दी करें। सर जो एटम लिगेंड में मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है वो नेगेटिव चार्ज होता है? बताते हैं उसके बारे में, क्योंकि लिगेंड अभी नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, नो डाउट। चलिए बढ़िया। क्या मैं आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में दूसरा डेफिनेशन लिख दूं कि दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाय दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which is present outside, जो which is present outside of a square bracket, which is present outside of a square bracket, that part of coordination compound which is present outside of a square bracket, that part of coordination compound which is present outside of a square bracket is called ionization sphere, which is present outside of a square bracket is called ionization sphere। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइज। दैट पार्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। है ना? अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है?
तो क्या मैं बोल सकता हूं ये काउंटर आयन है इसका? अरे ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इसका काउंटर आयन है। यस, ध्यान दो, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इसका ये काउंटर आयन है? तो बेसिकली आयोनाइजेशन स्फीयर में अपोजिट चार्ज है, तो क्या मैं बोल दूं कि आयोनाइजेशन स्फीयर को काउंटर आयन भी कहते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर आयन, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर आयन। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, काउंटर कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर आयन। अच्छा, एक बात बताओ, ये आयोनाइजेबल नेचर का है कि नॉन आयोनाइजेबल नेचर का है? अरे इसका नाम ही है आयोनाइजेशन स्फीयर, इसका नाम ही है आयोनाइजेशन स्फीयर, तो आयोनाइज ही हो रहा होगा, ऑब्वियस है। तो इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर, लास्ट वन इज इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर। ये अंडरस्टूड है, बट ठीक है, लिख लीजिए। चलिए सर, एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ, व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। एक टर्मिनोलॉजी बेटा क्लियर हुआ, व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, एक एक टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर हो गया है, व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। जल्दी से करेंगे, व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर, कोई डाउट? आयोनाइजेबल नेचर, काउंटर आयन, रिपीट, काउंटर आयन का मतलब बेटे यहां पे आप देखोगे तो +4 चार्ज है, सामने वाले पे देखोगे तो -4 चार्ज है, मतलब इस -4 का काउंटर आयन है, ये इसको न्यूट्रल कर रहा है, ये इससे जुड़ के 0 हो रहा है, दिस इज काउंटर। ठीक है, व्हाट इज काउंटर आयन, यहां पे -2, यहां पे +2 है, तो इस बड़े ब्रैकेट को न्यूट्रल कर रहा है। ध्यान दो, इस बड़े ब्रैकेट को काउंटर कर रहा है, काट रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, 0 कर रहा है, दिस इज काउंटर आयन। ब्रेन में सेट, बढ़िया, गर्दा मच गया। एनसीईआरटी में पोटेशियम का दूसरा सूत्र है बेटे, एनसीईआरटी को काट दीजिए, फाड़ दीजिए, उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये जो एलएम का फॉर्मूला है वही सही है। ठीक है, आप शायद 2018 के एडिशन पढ़ रहे हैं, 2018 में पोटेशियम गलत दिया हुआ था। ठीक है, 2019 के बाद वो रिप्रिंट हो गए, सही हो गया एनसीईआरटी में। क्लियर है? अच्छा, काउंटर आयन क्लियर होने के बाद एक बार और ध्यान लगाएंगे, मेरी तरफ व्हाइट से लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी येलो है। आइए, अब ये आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, दिस ब्रैकेट वाला पार्ट, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या मतलब है सर इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये वाला पार्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये वाला पार्ट की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जहां से आयन बन रहा है आयोनाइजेशन स्फीयर, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाले पार्ट की वजह से ही तो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है बेटे, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब बड़ा क्लियर हो गया कि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो पार्ट में है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो पार्ट में है, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोलो समझ में आया कि नहीं? आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब जहां से आयन बन जाए जो ब्रैकेट के बाहर हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर हो, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाए। सही, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे। अब आयनाइजेशन स्फीयर लिख गया, आगे लेके चलते हैं इसको, आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, आयनाइजेशन स्फीयर आपका हो गया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैं आपको करा देता हूं यहीं पे। नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आइए, आयोनाइजेशन स्फीयर बेटे आपका हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एक एक करके सारे स्टेटमेंट। बेटे एक बात बताओ, मेरी बात सुनना, वो वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वही तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, समझो बात को। दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहला स्टेटमेंट यहां पढ़ो, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेटा दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो वाला पार्ट, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा, इन विच, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between, in which coordinate bond is formed between metal and ligand. अब ये शायद आपको ना समझ आए, बट मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। पहले ये लिख लीजिए, छोड़ दो मेरी तरफ देखो, बाद में लिखना, इधर आओ बेटा। ये जो मेटल है ना, ये वाला पार्ट जो मेटल है, इसको बोलते हैं मेटल, यानी कि सेंट्रल मेटल, क्योंकि बीचों बीच पाया जाता है ना, तो सेंट्रल मेटल होता है ये। अब अगर मैं इसको छुपा दूं तो जो बच गया वो लिगेंड बोलते हैं उसको। क्या बोला मैंने, इधर देखो, जो स्क्वायर ब्रैकेट में पहला है वो मेटल है, तो दिस इज मेटल। इस मेटल को छोड़ दो तो सबको लिगेंड बोलते हैं, बाद बाकी सारे लिगेंड है। ध्यान दो इधर मेरी तरफ, इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहला है वो मेटल है, और इसको छोड़ दिया जाए तो सारे लिगेंड बोलते हैं। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इस पूरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, इस पूरे ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इस पूरे ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, तो लिगेंड और मेटल के बीच में। बोलो हाँ या ना। इस पूरे में क्या बन रहा है, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। वो जो मेटल है और वो जो बचा हुआ पार्ट लिगेंड है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या मैं दूसरा स्टेटमेंट ये लिख दूं कि दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। भाई आयोनाइजेशन स्फीयर क्या था, आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। वही लिखेंगे, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अरे एक बार दिल बनाओ यार, विच इज प्रेजेंट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। सो तो नहीं रहे हो, विच इज प्रेजेंट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, दैट पार्ट। अच्छा तीसरा, अब यहां काउंटर आयन नहीं बोलते, काउंटर आयन केवल आयनाइजेशन में बोलते हैं। यार तीसरा स्टेटमेंट ध्यान देना, सर ये आयोनाइजेबल होता है क्या, नहीं, ये आयोनाइज नहीं होता है। इसके अंदर मेटल और लिगेंड बॉन्डेड होते हैं, नहीं टूट पाते, आयन नहीं बन पाते। भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इट इज नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। ये बेटा नेचर में नॉन आयोनाइजेबल होता है। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाया जाता है, और ये आयोनाइज नहीं होता है। आयोनाइज नहीं हुआ, आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले, है ना। इसके अंदर मेटल और लिगेंड बॉन्डेड होते हैं, आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बहुत सही अर्पण जी, अमेजिंग। मनीष थैंक यू, क्लियर। दैट पार्ट ऑफ विच इज पार्ट, बहुत बढ़िया एमडी अंबर, बहुत अमेजिंग। तो आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपको समझा दिया है। आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पे। टर्मिनोलॉजीज आएंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स आयन। आइए टर्मिनोलॉजीज आएगा, सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स आयन। टर्मिनोलॉजीज अभी आए नहीं ना, आइए। हाँ ये दोनों आपको, एक सेकंड रुको, ये तो हमने करा ही दिया, ये वाला भी हमने करा दिया, बस सेंट्रल मेटल एटम। आइए नेक्स्ट जो आता है आपके पास, आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड थर्ड इज सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान दीजिए, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, मेरे पास देखोगे तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6? हाँ सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो पहला है दिस मेटल, इट इज नोन एज सेंट्रल मेटल। अब आप समझ गया ना सेंट्रल मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेटल होता है बच्चों, इसको बीचों बीच रखा जाता है सेंटर पे।
इस वाले मेटल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको CMA बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बच्चे? इसको CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान तो दो, क्यों सेंट्रल मेटल बोले? क्योंकि मेटल को सेंटर पर रखते बीचों बीच, बाद बाकी जो सारे हो गए वो लिगेंड बोलते हैं, और लिगेंड का काम है लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। सर 6 लिगेंड हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। 6 लिगेंड है बेटे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। बोलो क्लियर है क्या? 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो 6 के 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। बोलो क्लियर है? एकदम सही है। तो व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? Central metal atom is basically a metal which accept a lone pair from ligand and form coordinate bond. What is central metal atom? A metal which accept lone pair. भाई coordinate bond बना रहा है तो lone pair accept करेगा ना, which accept lone pair and which accept lone pair from ligand. ligand से lone pair accept करता है, which accept lone pair from ligand and form coordinate bond. which accept lone pair from ligand and form coordinate bond. जो बेटा accept करता है lone pair from ligand और coordinate bond बनाता है। क्लियर हुआ? मेटल सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। इट इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सब ठीक है, यहां पे आ गया क्लियर? A metal which accept lone pair from ligand and form coordinate bond. ठीक है, एक नोट पॉइंट डालेंगे, एक नोट पॉइंट डालेंगे। अब ये 10,000 5,000 जितना डालना हो, 1,000 जितना डालना हो आप डाल लीजिए। जनरली जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा वो डी ब्लॉक का पाया जाएगा। मैंने क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। जनरली सेंट्रल मेटल एटम इज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, generally central metal atom is of D block। जनरली जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बेटा वो डी ब्लॉक का होता है। ठीक है, लेकिन मैंने ध्यान दीजिए जनरली बोला है। sometimes P block also forms, sometimes P block element can also act as central metal atom। ठीक है भाई, जनरली डी ब्लॉक वाले सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, बट कभी कभी पी ब्लॉक वाले भी सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? जनरली सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का होता है, बट कभी कभी पी ब्लॉक भी होता है। अब कभी कभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ये देखो एल्युमिनियम जो है वो पी ब्लॉक का है। 99% केसेस में डी ब्लॉक वाले मिलेंगे आपको। 99% केसेस में जो सेंट्रल मेटल है वो डी ब्लॉक का मिलेगा, बट कभी कभी पी ब्लॉक वाले भी मिलेंगे, इसलिए रिजिड नहीं होना, इसलिए रिजिड नहीं होना है। क्लियर है? थक गया यार, बैठ जाऊं क्या? थक गया, बैठ जाऊं, थोड़ा देर आपसे बात कर लेता हूं। आज आयोनाइजेबल क्या है बेटा? जो आयन में कन्वर्ट हो जाए वही आयोनाइजेबल होता है, और कुछ चलिए और आगे। सर क्या चेंज हो गया एनसीईआरटी में? अभी आपने क्या बताया बेटा? एनसीईआरटी पे पोटाश एलम का फॉर्मूला हुआ था और कुछ नहीं। नेक्स्ट। ठीक है, 18 या 17 वाले में हुआ था कि उस समय गलत प्रिंट हो गया था, और उसको एक्सेप्टेड भी है, मतलब वेबसाइट पे जाओगे ना तो एक्सेप्टेड भी है, मतलब एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट भी किया है। ओनली आयन ही आयोनाइजेशन स्फीयर होगा। यस, आयन ही आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा। चलिए अब आते हैं, जनरली सेंट्रल मेटल एटम इज ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले के पास जनरली सेंट्रल मेटल एटम क्यों होता है? बिकॉज जनरली सेंट्रल मेटल एटम के पास डी ब्लॉक होता है। क्यों सर? सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या है? देखना ध्यान से इधर। सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या है सर? लोन पेयर खींचना। सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या है? लोन पेयर खींचना। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है बेटे? लोन पेयर खींचता है। अब लोन पेयर खींचता है, इसका मतलब लोन पेयर नेगेटिव चार्ज खींचता है। अब नेगेटिव चार्ज कब खींचेगा? जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा, बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। लोन पेयर खींचता है बिकॉज Z इफेक्टिव बेटा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके पास Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, लोन पेयर आसानी से खींच सकते हैं, इसलिए जनरली डी ब्लॉक वाले बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
सर साथ में इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, साथ में बेटे इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। जेड इफेक्टिव भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, और साथ में बेटा एक और होता है कि इनका साइज भी छोटा होता है ना डी ब्लॉक वालों का। स्मॉल साइज होने की वजह से ये ज्यादा अट्रैक्ट, साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस के पास में है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच पाएगा। क्लियर है? वैकेंट ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल सही है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है बेटा? जेड इफेक्टिव का मतलब पीरियोडिक टेबल क्लास 11th पढ़ाया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियोडिक टेबल क्लास 11th पढ़ाया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और मैं इसको पढ़ाता हूं लैला मजनू की कहानी से। मैं इसको पढ़ाता हूं लैला मजनू की कहानी से, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दूंगा। अभी ये समझिए जेड इफेक्टिव क्या है? न्यूक्लियस की लोन पेयर खींचने की ताकत, भूल जाइए, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इज जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ही जेड इफेक्टिव होता है। बोलो क्लियर है? लोन पेयर क्या है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, दिस इज लोन पेयर, ठीक है। और अगर आपसे मेरे से केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो तो सर मेरी क्या गलती है? मैंने तो पढ़ाया है ना। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आया? आप सुपर्ब है, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए भाई, जनरली सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक वाले के होते हैं, बट पी ब्लॉक वाले भी होंगे। आइए, खैर अब आ जाते हैं कि सर तीसरा टर्मिनोलॉजी था सेंट्रल मेटल एटम, चौथा टर्मिनोलॉजी है कंडीशन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भाई कौन कौन सी कंडीशंस होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए? सबसे पहला कि सर उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, छोटा साइज होगा, डी ब्लॉक वाले हैं। उसके बाद दूसरा कि सर उसके पास क्या होना चाहिए? हाई जेड इफेक्टिव, हाई जेड इफेक्टिव होना चाहिए, या फिर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो आप इसको। हाई जेड इफेक्टिव या हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, तब जाके बनेगा। और तीसरा बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तब जाके आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तब जाके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। छोटा साइज है, लोन पेयर खींच पाएगा। हाई जेड इफेक्टिव है, लोन पेयर खींच पाएगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लोन पेयर रख पाएगा। खींचने के बाद रखना तो होगा ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंडीशन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब चलिए, ये सब तो हो गई, ये तो रिपीटेड था। आते हैं व्हाट इज लिगेंड। जो चौथा टर्मिनोलॉजी है वो है बच्चे आपके पास लिगेंड। आइए समझते हैं कि लिगेंड कैसे कैसे क्या क्या होगा। लिगेंड क्या होगा, कैसे होगा, आइए समझते हैं। लिगेंड का मतलब है वो केटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल लिगेंड। ध्यान दीजिए, लिगेंड जो होता है पहले तो वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है ना। लिगेंड भी क्या हो सकता है? एन एटम स्लैश मॉलिक्यूल। लिगेंड जो है वो एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब लिगेंड का काम क्या है? लोन पेयर डोनेट करना। एटम कॉमा मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे। वो बेटा एनायनिक भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला एटम भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है। वो न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है न्यूट्रल वाले के पास, लोन पेयर वाले के पास। जैसे मान लो Cl माइनस, ये समझ में आ रहा है कि सर नेगेटिव चार्ज है, डोनेट कर देगा। यार न्यूट्रल वाले भी तो डोनेट करेंगे, इसके पास लोन पेयर है। अच्छा, कई बार बेटे, अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, पॉजिटिव चार्ज वाले भी डोनेट करते हैं। कई बार बेटे आगे जाके बताऊंगा कि केटायनिक जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, केटायनिक जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, वो भी डोनेट करेंगे। एन एटम या मॉलिक्यूल जो कि एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, केटायनिक भी हो सकता है। एन एटम या मॉलिक्यूल जो एनायनिक भी हो सकता है, केटायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। आपने लिगेंड के लिए Cl माइनस भी देखा था, एग्जांपल में कराया है। आपने लिगेंड के लिए अमोनिया भी देखा था। तो देखो, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। केटायनिक का एग्जांपल बाद में देंगे कि केटायनिक भी लिगेंड्स होते हैं। अच्छा, एक एटम या मॉलिक्यूल जो कि एनायनिक, न्यूट्रल, केटायनिक है, एन एटम या मॉलिक्यूल जो कि केटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल दोनों हो सकता है, विच डोनेट्स लोन पेयर, जो बेटे लोन पेयर डोनेट करता है, विच डोनेट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच डोनेट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ? विथ मेटल, विच डोनेट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल, ठीक है ना। विच डोनेट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड with metal, which donates lone pair to form coordinate bond with metal.
ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास कोई लिगेंड है L, इट मे बी केटायनिक, इट मे बी एनायनिक, इट मे बी न्यूट्रल, ठीक है ना, इट मे बी केटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। अब क्या करेगा, ये जो लिगेंड है और हमारे पास जो मेटल है उसके पास बेटे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही तो बनता है, एक के पास लोन पेयर है, दूसरे के पास खाली कमरा है, एक के पास लोन पेयर है, दूसरे के पास खाली कमरा है, खट्टा से डोनेट हो गया। लिगेंड जो है बेटे, लिगेंड क्या है, लिगेंड्स आर लुईस बेस, लिगेंड जो है वो लुईस बेस है, और मेटल जो है बेटा ये लुईस एसिड है। लिगेंड जो है वो लुईस बेस है, मेटल जो है वो लुईस एसिड है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डोनर थे ना सर, लोन पेयर डोनर को लुईस बेस कहते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर को बेटा लुईस बेस कहते हैं, सॉरी लोन पेयर एक्सेप्टर को मैं क्या बोलता हूं, लुईस एसिड। लोन पेयर डोनर को मैं लुईस बेस कहता हूं, लोन पेयर एक्सेप्टर को मैं लुईस एसिड कहता हूं। तो यहां पे देखोगे तो लोन पेयर डोनर है एक लिगेंड, और लोन पेयर एक्सेप्टर है एक सेंट्रल मेटल एटम। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस बेस और लुईस एसिड में ही तो वो बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पे नोट लिखेंगे कि लिगेंड्स आर लुईस बेस, लिगेंड्स एक्ट एज, नॉट आर, लिगेंड्स एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है। और लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम CMA, सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज लुईस एसिड। क्यों भाई, क्योंकि सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को। अब एक बड़ा वाला नोट डालेंगे, बड़ा वाला नोट ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेसिकली एन इंटरैक्शन बिटवीन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेसिकली, coordination compound is basically an interaction between Lewis acid and Lewis base, an interaction between Lewis acid and Lewis base. Coordination compound is basically an interaction between a Lewis acid and a Lewis base. बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, आपने बैच लेट ज्वाइन किया है तो हाँ बेटा रिकॉर्डेड लिखिए और जल्दी से मेरे पास आइए ताकि हम लाइव पढ़ा पाए आपको। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एटम लिगेंड में मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, हाँ वो नेगेटिवली भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बताऊंगा सारे केसेस। अभी तो मैं लिगेंड के बारे में बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लिगेंड पे तो पूरा लेक्चर लगेगा कल का, अभी तो बस डेफिनेशन लिखाया है। तो आज के बाद अगर आपको कहे कि लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच का इंटरेक्शन ही तो है। चलो लिगेंड्स हो गया, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आते हैं पांचवा पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरे पास इधर देखें, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, इधर आओ, K4FeCN6, ठीक है। दूसरा एग्जांपल CONH3 Cl2 एंड बाहर आ जाएगा Cl। मेरे पास ध्यान से देखिए, इस वाले को मैं थोड़ा नीचे लिख लूंगा, ठीक है। एक काम करता हूं ना, दोनों को पैरेलल लिखता हूं, इधर आ जाओ। मैं पहले लिखता हूं K4FeCN6, K4F द फर्स्ट एग्जांपल। मैं दूसरा लिखता हूं कोबाल्ट CONH3 फिर आएंगे आपके पास Cl2 और बाहर चले जाएंगे Cl। ओके, ध्यान देखो, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इधर देखो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, हाँ सर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, हाँ सर। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दीजिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड in coordination sphere is called
इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं आपसे कुछ तो अच्छा कराने वाला हूं, ध्यान से देखना इधर। ये क्या है सर, दिस इज नथिंग बट दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। ये क्या है आपके पास, ये कुछ भी नहीं सर, ये आयोन जो ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेशन स्फीयर ही तो बोलते हैं। अच्छा, अब इसको छोड़ दिया जाए, अब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज ऑल आर बेसिकली, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मेरी तरफ ध्यान दीजिए अब सब लोग, आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन तो सबको पता है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो पहला मेटल मिलता है दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो पहला मेटल मिलता है, द फर्स्ट मेटल फाउंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज, द फर्स्ट मेटल फाउंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज सेंट्रल मेटल एटम। द फर्स्ट मेटल फाउंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और इसके बाद रिमेनिंग जितने भी होते हैं, इसके बाद बच्चे रिमेनिंग जितने भी होते हैं, ध्यान दीजिए, इसके बाद जितने भी रिमेनिंग होते हैं, दिस इज, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दीज आर नोन एज लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दो तो रिमेनिंग ऑल आर लिगेंड्स, ठीक है। तो दूसरा, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, apart from metal, apart in coordination sphere, apart from central metal atom, all remaining atom या molecule, all remaining atom या molecule is ligand। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये दो लाइन क्या लिखा हुआ है भाई, आयोनाइजेशन स्फीयर समझ गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ गए। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला मेटल सेंट्रल मेटल एटम है और बाद बाकी सारे लिगेंड है। आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पहला मेटल सेंट्रल मेटल एटम है और रिमेनिंग मेटल लिगेंड है। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? केमिस्ट्री आपके दिमाग में घुसना पड़ेगा, केमिस्ट्री जाएगा कहां? इतनी मेहनत करेंगे, इतनी तोड़ के पढ़ाएंगे, अरे क्या डरते हो केमिस्ट्री से, आओ एक बार पढ़ के देखो। बस जुनून चाहिए, जोश चाहिए, बाकी तो हम है ही ना करने के लिए। हाँ या ना? क्लियर हो गया? समझ में आया? सिमिलरली आप मुझे बताओ, यहां आयोनाइजेशन स्फीयर कौन है? चलो उससे पहले बेटा, ये जो आपके लिगेंड का जो नंबर है, दिस रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिगेंड का बेटा जो नंबर होता है, दिस लिगेंड का जो नंबर है 6। इस लिगेंड का जो नंबर होता है बेटा, एक सेकेंड, दिस लिगेंड का जो नंबर है दिस इज 6, इसको बोलते हैं हम, दिस लिगेंड का जो नंबर है 6, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इस लिगेंड का नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अभी और लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो, तो सर इतना पता लग गया होगा कि ब्रैकेट से जो बाहर है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। ब्रैकेट से जो बाहर है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। ब्रैकेट से जो बाहर है दिस इज नथिंग बट दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। और ब्रैकेट से बेटा जो अंदर है, ब्रैकेट से बेटा, ब्रैकेट के अंदर है, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट से जो अंदर है ये क्या है, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओहो अमेजिंग, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, यहां हो, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला वाला क्या है बेटा, मेटल। एंड रिमेनिंग सारे के सारे बेटा, रिमेनिंग सारे के सारे ये जितने भी हैं, दीज ऑल आर, रिमेनिंग सारे के सारे, दीज ऑल आर लिगेंड्स। रिमेनिंग सारे के सारे बच्चे क्या हैं, लिगेंड्स हैं। बोलो क्लियर है क्या? रिमेनिंग सारे के सारे लिगेंड्स हैं, और रिमेनिंग सारे के सारे लिगेंड्स हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना नंबर्स, इन नंबर्स को जोड़ दो, 4 + 2 तो क्या हो जाएंगे, इन नंबर्स को बेटा जोड़ दो तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो यहां तक ठीक है क्या? क्लियर है क्या?
धुआं हो गया एकदम, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया, क्रिस्टल क्लियर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण लिगेंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है? नहीं बेटा, ये कल आपको समझ आएगा कि कैसे चार्ज आता है। धुआं हो गया, बढ़िया, भौकाल मच गया, एकदम बढ़िया, क्या बात है, अमेजिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम दोबारा और आपके पास लिगेंड दोबारा, बोलो क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म होने के बाद आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म होने के बाद आपके पास ब्लैंक स्लाइड क्यों है? हाँ ये वाला एक लिखेंगे नोट। कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म होने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आपको नोट। ब्लैंक क्यों है इसलिए मेरे को डाउट हुआ, आइए लिखिए नोट। नोट। अब यहां पे मैं लिखूंगा बेटा ये वीटी स्टाइल में, ये वीटी स्टाइल जो है आपका, ये पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से क्लियर करा देगा, ध्यान दीजिए, ये बहुत आगे तक काम आएगा। जनरली बेटा ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूं, 99% केसेस में लगेगा, जनरली इसलिए लिख दिया। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर का डबल है, इसका मतलब क्या है सर? अरे यार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर का डबल है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या है, पहले ये बता दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो चार्ज हम लिख रहे हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर है, जो चार्ज हम लिख रहे हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो पहला स्टेटमेंट नोट का ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिलेबस इज 6, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिलेबस इज 6, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो सिलेबस में है वो 6 है। अब एक एक करके फटाफट से हम वो लिख लेते हैं। देखो, अगर +3 आएगा, +3 चार्ज है, अगर +3 चार्ज है, +3 चार्ज ऑफ 3D स्पेसिस, 3D का मतलब फोर्थ पीरियड वाले, 3D का मतलब बेटा 3D सीरीज का मतलब फोर्थ पीरियड वाले, ठीक है। अगर फोर्थ पीरियड वाले 3D सीरीज +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दूसरा लिखिए, अब PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटे? PD+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटे? क्रोमियम +6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आप तीनों का बताइए, एक एक करके तीनों का बताइए। दिस इज बेटा नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखना पड़ेगा आपको। पॉइंट नंबर 2 में देखो, Fe+2 है, PT+2 है, PD+2 है, अच्छा, Zn+2 है, CD+2 है और Hg+2 है, अच्छा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। पॉइंट नंबर 3, Ag+ है, Cu+ है और Au+ है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्शन आता है पॉइंट नंबर 4 में, बस ये लिस्ट बनाना है आपको। एक्सेप्शन Au+3 में पाया गया तो बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और +2 आयन ऑफ 3D सीरीज का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है। आइए, +2 आयन ऑफ 3D सीरीज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कभी तो 4 हो जाता है, कभी तो 6 हो जाता है, ये क्वेश्चन में पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगेगा। अब ये पहले नोट लिख दो, फिर मैं आपको कराता हूं। अब ये पहले नोट लिख लो, फिर मैं आपको इसका कराता हूं। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज का डबल होता है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिलेबस इज 6, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सिलेबस का क्या आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सिलेबस में क्या आ रहा है? 6 आता है। अब देखो, +3 वाले हैं तो बेटा ऑब्वियस है +3 वाले का 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 3 चार्ज है तो डबल कर दो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। इसको डबल करोगे 8, 8 और 12, लेकिन बेटा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है ना, तो 6 से ऊपर अगर कैलकुलेशन में आ रहा है तो आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि द अपर लिमिट जो आपके सिलेबस में वो 6 है। तो 4 को 8 डबल करने से 8 आ रहा है, कोई बात नहीं, 8 आ रहा है कोई बात नहीं, 12 आ रहा है कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम तो हमें 6 ही पढ़ना है। तो +4 +4 +6 उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये सारे 6 के 6 +2 वाले हैं, तो बेटा 2 को डबल कर दो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 4 हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इसका डबल कर दो तो 2 हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है कि +3 वाले हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा,
+4 +4 +6 ये ज्यादा हो रहे हैं तो उसका भी मैक्सिमम 6 लिखना है। +2 वालों का डबल कर दो 4 आ जाएगा, +1 वालों का डबल कर दो 2 आ जाएगा। एक एक्सेप्शन है रिमेनिंग कि बेटा एक्सेप्शन ऑफ AU प्लस, एक एक्सेप्शन है रिमेनिंग कि AU प्लस का जो एक्सेप्शन AU +3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। और अगर +2 है 3D सीरीज का तो 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में देख के पता लगेगा, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये अभी यूज इसका बिल्कुल नहीं आएगा, नोट्स बना के रख लीजिए। यूज आएगा बॉन्डिंग पढ़ने के वक्त, अभी नहीं आएगा बिल्कुल। अभी इसको नोट्स बनाइए, समझ में भी ये कम आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स बना के लिख लीजिए कि बाद में जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे ना तो उसका यूज समझ में आएगा। और ये रामबाण है, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, सबको अच्छे से कर देगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 8 बजते ही घर वाले फोन करने लगते हैं और मेरे को यहां से अभी ट्रैवल करके 9 बज जाएगा घर जाने में, मतलब 8:30 में छोड़ूंगा तो 9:30 हो जाता है घर जाने में। खैर नेक्स्ट, अब आते हैं यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे पहले आता है चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम is called oxidation number. Charge present on central metal atom is called oxidation number. अच्छा, दूसरा चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट आते हैं, बड़े अच्छे समझते हैं भाई इसको। सर सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट में लिख लेते हैं, K4FeCN6। अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर नंबर 5 में आएगा। अभी के लिए जान लीजिए कि भाई 4 + 1 की वजह से +4 आएगा, ठीक है। यहां पे आता है -4। अभी लिगेंड का चार्ज भी कैलकुलेट करने नहीं आएगा, अभी सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कैलकुलेट करने नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या समझ में तो आ गया ना कि सर व्हाट इज, सर ये तो समझ में आ गया ना कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज है दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर का जो चार्ज है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज कैसे पता करें, 4th पीरियड के एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले 3D सीरीज कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल एटम ओनली। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही डिफाइंड होगा। इट इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम ओनली। बेटा सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन है और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से लिखेंगे फटाफट, मैं फोन अटेंड कर लो यार तब तक। जल्दी करिए। सर कौन सा गया है, कौन सा गांव है, बहुत बढ़िया बेटे, मैं शहर में रहता हूं, इधर आओ। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये कौन सा नंबर है, ये भूल गए क्या, भूल गए छूट गए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था, ये 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 और इसका हो जाएगा 7। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, आइए समझते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है, मेरी तरफ देखिए। जैसे K4FeCN6 हमने बनाया था, इधर देखो सब लोग, ठीक है सर। और हमने इसको अलग भी कर दिया था कि सर FeCN6 -4 बनेगा। हमने इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया था कि मेटल बीचों बीच आता है और 6 के 6 साइनाइड ऐसे डोनेट हो जाते हैं। मेटल बीचों बीच आता है और 6 के 6 साइनाइड बेटे इस तरीके से होते हैं, 6 के 6 साइनाइड बेटे इस तरीके से होते हैं, 6 साइनाइड आयंस आर लाइक दिस, है ना। FeCN6 -4 कुछ इस तरीके से होगा। बेटा जो मेटल है वो बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम होता है, ओके। व्हाट इज पॉलीहेड्रा, पॉली का मतलब मल्टीपल, बहुत सारे, पॉली का मतलब मल्टीपल, बहुत सारे, ठीक है। और हेड्रा का मतलब होता है बेटे फेस,
हेड्रा का मतलब होता है फेस। इसका मतलब बहुत सारे फेस, कहीं ना कहीं बहुत सारे फेस कहां होते? इनऑर्गेनिक में बहुत सारे फेस ज्योमेट्री में होते हैं। इसका मतलब पॉलीहेड्रा इज नथिंग बट ज्योमेट्री। ये आप देख पा रहे हैं, ज्योमेट्री बन गया, दिस इज पॉलीहेड्रा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान दीजिए, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड अरेंज है, और लिगेंड का अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ वो एक ज्योमेट्री देता है, और वही ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ध्यान दीजिएगा, द व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। The arrangement of ligands around central metal atom. Ligand के arrangement around central metal atom, ठीक है ना, gives a definite geometry. Gives a definite geometry. इसको हम definite geometry देता है हमें, which is known as coordination polyhedra. इसको बेटा हम क्या कहते हैं? coordination polyhedra कहते हैं, which is known as coordination polyhedra. Which is known as coordination polyhedra. आइए, the arrangement of ligands around central metal atom. The arrangement of ligands around central metal atom gives a definite geometry. ये जो ज्योमेट्री हमने बना दी है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल है, आगे पता चलेगा। ये जो ज्योमेट्री हमने बनाई है, 6 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 6 सिग्मा बॉन्ड कहां होता है? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, 6 सिग्मा बॉन्ड sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, इसलिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर आर 2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इन सिलेबस। देयर आर 2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इन सिलेबस। आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हैं सिलेबस में। कौन कौन से? एक है जहां 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जहां 4 बॉन्ड बनता है, और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक है जहां 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और एक है जहां 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक है जहां 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और एक है जहां 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केसेस होते हैं, ठीक है ना, कि मेटल बीचों बीच हमेशा होता है, और वो अगर स्क्वायर फॉर्म में लिगेंड आ जाता है तो एक ज्योमेट्री होती है, अगर स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो एक ज्योमेट्री होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चों, अगर सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच है, और अगर 4 बॉन्ड बनाने का दूसरा तरीका क्या है? टेट्राहेड्रल हो जाए। 4 बॉन्ड बनाने का दूसरा तरीका क्या हो जाए बेटा? टेट्राहेड्रल हो जाए। तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है, और बेटे ये टेट्राहेड्रल होता है। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, और बेटे ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ये चमका, दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ये चमक गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल और केवल एक ही है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। केवल और केवल एक ही है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। मेटल बीचों बीच डाल देंगे, चारों लिगेंड को स्क्वायर पे डाल दो, चारों लिगेंड स्क्वायर के कॉर्नर पे आ गए। एक लिगेंड बेटा ऊपर है, और एक लिगेंड बेटा नीचे है। एक लिगेंड ऊपर है और एक नीचे की तरफ से लग रहा होगा, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बेसिकली ज्योमेट्री है। कौन कौन सी ज्योमेट्री आपको पढ़नी है? 3, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, यही कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, यही ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है? मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, और जो ज्योमेट्री आती है दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है? मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड में बॉन्ड बनता है, तो जो ज्योमेट्री आती है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। 3 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा यानी कि 3 ज्योमेट्री सिलेबस में है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बैक स्लाइड कर लेते हैं, बैक स्लाइड जल्दी से करिए। अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक तो ये पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड पे हम इसी से सवाल आया था, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक से सवाल आया था। क्लियर है? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक से सवाल आया था। छुट्टी प्लीज। अरे यार ये टॉपिक कवर कर लो, ठीक है? रोज दिन 10-10 मिनट एक्स्ट्रा दोगे ना तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर हो गए आपके यार। ठीक है, उसके बाद कल जो होगा ना, कल आपके पास एक तो टाइप्स, कल होगा लिगेंड्स, लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, तब आपको कल चार्जेस समझ आएंगे। कल की क्लास में चार्ज समझ आएगा। ठीक है, परसों की क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ आएगा। मतलब 4 क्लास में तो केवल अभी बेसिक्स बनी है। फिर 5वें क्लास में आएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर 6ठे क्लास में आता है आपका वर्नर थ्योरी। 7वें क्लास में आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 7वां और 8वां क्लास लेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। 9th क्लास में आता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 10th क्लास में आता है एप्लीकेशन, कलर, स्टेबिलिटी, वो सीएफटी है बेसिकली। 11th क्लास में आएगा मेटल कार्बोनिल। ठीक है, फिर आइसोमेरिज्म के लिए फिर आपको खींचना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा हम खींचते चलेंगे तो सही सही हो जाएगा। आगे चलें, छुट्टी उट्टी नहीं चलाएगा कोई, पहले भी छुट्टी उट्टी नहीं। एक बार दिल बनाओ, इंस्टा पे आप वाला चैनल पब्लिक कर दो। अच्छा, इंस्टा तो मेरा पब्लिक ही है बेटा, इंस्टा तो पब्लिक ही है। सर प्लीज, एनायन मींस प्लस होता है? अरे यार नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? एनायन का मतलब होता है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज, और केटायन का मतलब होता है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज और केटायन का मतलब होता है बेटे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या बेटे? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटे? हाँ या ना बोलना पड़ेगा ना बेटे? गर्दा मच रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए टाइप्स ऑफ द लिगेंड की बात करते हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। अब यहां पे ये खत्म हो जाएगा ना तो इसके बाद हम लिगेंड स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स हैं। लाइए कोऑर्डिनेट, पानी दे दीजिए बस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स से बेटे वो पढ़ने हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो टाइप्स हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। अब देखो क्या हुआ कि अब तो क्लास लेनी पड़ेगी, पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए समोसा आ गया। अब आपको तो मेरे साथ समोसे भी खाने हैं और पढ़ाई भी करना है। बढ़िया, ठीक है ना? समोसा बीच में आ जाता है ना, फिर तो मैं आधे 1 घंटे और खींच दूं। ठीक है, आप किस किस का फेवरेट है समोसा? बढ़िया, तो अगर फेवरेट है तो देखिए बड़ा टेस्टी है, आनंद है। क्लास के बाद अगर समोसा मिल जाता है, ओहो मजा ही आ जाता है। आपके भी फेवरेट है? हाँ, सबको बेटा समोसा खिलाया जाएगा। अगर आप रैंक देंगे तो, रैंक नहीं देंगे तो समोसा नहीं खिलाएंगे यार। क्या मतलब है? समोसा खिलाऊं तो एक अच्छे रीजन के लिए खिलाऊं, क्यों? अच्छा बैक साइड, ये लो, ये ले लो बैक स्लाइड। सर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्या बात कर रहा हूं? मैं तो जिम भी जाता हूं। आपका पेट दुखेगा? और बताओ, आज तुमसे बातें करते हैं, बताओ बताओ, हम लोग को भी खिला दो। खिलाएंगे। ऑफलाइन में ऐसे समोसे पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब तो ऑफलाइन में समोसा पार्टी हो नहीं रहा। आपके साथ कर लेते हैं, बट इसमें क्या है, वन वे है। हम ही खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते। हम दिखा सकते हैं आपको खाते हुए। ऑनलाइन क्या फायदा है ना यार, पार्टी वार्टी नहीं देनी पड़ती बच्चों को, है ना? चिढ़ा भी सकते हो, ऐसे खाते हुए दिखा भी सकते हो कि देखो समोसा अच्छा है। बहुत बढ़िया। और K4FeCN6 का क्या है? अरे यार तुम सारे के सारे ऐसे कमेंट करने लगे अचानक से। समोसा नहीं खाओगे तुम लोग? समोसा नहीं खाओगे बताओ? आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू।
खाते समय बात नहीं करते? अरे यार क्या बात कर रहा हूं। अच्छा, ग्रीन चटनी के साथ जो समोसा खाते हैं ना, ओ वो तो अमेजिंग है। अच्छा, आपको पहली क्लास में ही मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। कई लोगों की पहली क्लास में मजा ही आ गया उनको। बहुत अमेजिंग। समोसा खा के पछताओगे? अरे नहीं यार, समोसा खा के मजा हो रहा था। अरे वाह, थैंक यू। चलिए भाई स्टार्ट करें। आप मजे ले रहे हो? नहीं यार, मजे नहीं ले रहा। समोसे के बाद अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो, ओहो, जिंदगी आनंद है। बट बड़ी छोटी सी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक मिली है, बट कोई बात नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। अच्छा, डन है, फिनिश है। चलिए आप खा सकते हैं। चलिए थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अब समोसा खाने के बाद मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। और बताइए भाई, आप लोग कैसे हैं? बाकी कुछ बातें करते हैं आपसे। आपसे बातें करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या है आपके हाल। एक शायरी सुनाता हूं आपको। अब जैसे क्या होता है ना, दो लोगों की लड़ाई हो गई होती है, तो होता है ना बीच में ऐसे दो लोग हैं, एक तोता मैना जिसको बोलते हैं वो, तो वो दोनों बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती है, और होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि लड़की ने नोकझोंक कर लिया, और लड़की ने बहुत कंप्लेन किया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, देखो उसका वाला तो वो कर रहा है, देखो इसका वाला तो ऐसा करता है। तो लड़के ने, बड़ा समझदार था, वीटी सर जैसा था, तो लड़के ने रिप्लाई किया उसको, अपनी जो भी हो उनके सामने वाली को, कि ये तमाम गिले शिकवे मुझे क्यों बता रही हो, ये तमाम गिले शिकवे मुझे क्यों बता रही हो, सच में मुझसे खफा हो या सिर्फ जता रही हो, सच में मुझसे खफा हो या सिर्फ जता रही हो। तो कई बार ऐसे प्यार मोहब्बत में नोक-झोंक होते रहता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सुपर सून, टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, इसके बाद हम कल लिगेंड और ये करेंगे, तो हमारा कल का पोर्शन खत्म हो जाएगा, और लिगेंड के बाद फिर हम लोग और ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह पे मूव करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।